Hi everyone. This is the chapter of colonialism for specifically for class 8th, and colonialism here means to dominate someone. So whenever a stronger person is dominating a weaker person, that is known as colonialism. So initially what was going on in our country, that Britishers were dominating us. वो कहीं ना कहीं हमें दबाव में रखते थे, हमसे मर्जी का काम करवाते थे, तो हुकूमत कर रहे थे वो हम पर। तो हमने इसीलिए यहाँ पर टर्म देखी है कलोनियलिज्म, और साथ ही में यहाँ पर इन्होंने बताया है रूलर एंड ट्राइबल सोसाइटी। तो उस कलोनियलिज्म का मतलब उस ब्रिटिश शासन का, वो हुकूमत का हमारे रूलर या ट्राइबल सोसाइटी पे क्या असर पड़ा था, ये हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो ऑब्वियसली जब रूरल एरियाज़ की बात होती है तो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं, और जब हम ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो दैट मीन्स जो बहुत ही पिछड़ी जात के लोग थे, उन सब पे भी क्या इसका असर पड़ा, ये भी हमने सब इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो बेसिकली व्हाट वाज गोइंग ऑन कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब एस्टैब्लिश हुई थी यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी बैटल्स हुई थी। हमने काफ़ी एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में भी स्टडी किया, एंड उन्होंने कैसे कैसे डिप्लोमेटिक मतलब चालबाज तरीके से उन्होंने काफ़ी सारी प्लेज अपनी मूव्स की, मतलब किसी तरह से उन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करा, और इस वजह से वो एक सुप्रीम पावर इंडिया में इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गए थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ था, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन का लेवल था वो बढ़ता ही जा रहा था। किसी ना किसी तरह से हमारी इकोनॉमी की जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो पीजेंट्री मतलब जो फार्मर्स का जितना काम था, जो ट्राइबल लोग थे, जो पिछड़ी जात के लोग थे, उनको भी अपनी जगहों से हिला कर रख दिया था। और उन्होंने इंडियन का जो ओल्ड हमारा ट्रेड का था सिस्टम, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट का सिस्टम था, वो भी सारा एबॉलिश कर दिया था। एक तरह से वो वही चाहते थे कि हम वो काम करें जो वो चाहते हैं। अगर किसान अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, अपने खाने पीने के लिए कुछ उगा रहा है, वो उसको नहीं उगाने देता था। वो कहता था जो मेरे को चीज़ चाहिए कारोबार करने के लिए, जैसे ओपियम होती थी, नशे की कोई चीज़ें होती थी, इंडिगो डाई जो उनको चाहिए होती थी, वो चीज़ें उनसे काम करवाते थे, और उनकी जो अपनी खाने पीने की भी चीज़ें उनसे छीन ली जाती थी। मतलब वो उगा ही नहीं पाते थे, खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे। एंड हैंडीक्राफ्ट्स के केस में जो हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, लोग हाथ से काम काज किया करते थे, वो भी प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था, बिकॉज वो सिर्फ अपने जो ट्रेड कर सकते थे, अपनी चीज़ें जो अपने देश में उनको भेजनी थी वही बनवाते थे इंडियन से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल सिचुएशन हो गई थी। देन यहाँ पे इन्होंने बताया था कलोनियल आर्गेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। जो ये एग्रेरियन पॉलिसी होती है, ये क्या होता है, बेसिकली ये एक एग्रीकल्चरल सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पर। ये एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर क्या था कि उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने यहाँ पे साफ लिखा है, बिफोर द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो रूरल लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी हमारी यहाँ पे, पर जैसे ही वो आए उन्होंने सोचा कि हमारे कमाई के साधन बढ़ जाएं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने देखा, लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड से वो इनकम जनरेट करना चाहते थे, एग्रीकल्चर, ट्रेड, उन्होंने सब अपने तरीके से कराना शुरू कर दिया था। उन्होंने धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया लैंड से, ज़मीनों से। किस तरह से, 3 तरह के सिस्टम चलाए थे उन्होंने। एक ज़मींदारी सिस्टम चलाया था, रेवतवाड़ी सिस्टम चलाया, और महलवाड़ी सिस्टम चलाया था। ये अलग अलग एरियाज़ में वैसे इंट्रोड्यूस किया गया था, अलग अलग तरह के लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है किसी भी एग्जाम का, कि ज़मींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, रेवतवाड़ी किसने किया, और महलवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था। इन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स में हुआ क्या था, सबसे पहले ज़मींदारी सिस्टम होता था, इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते थे। इसके अंदर बेसिकली क्या होता था, ज़मींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था इसे, ठीक है। और इसमें जो ओनर थे लैंड के, मतलब जो जिसका ज़मीन होती थी, उसको फोर्स किया जाता था कि 89% जो कमाई होगी लैंड में से, जो भी उपज होती थी उसके लैंड में, उसका 89% सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। उसके अपने पास क्या रह जाता था, सिर्फ 11% रह जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ था
कि जो भी हमारे जो फार्मर्स थे अल्टीमेट बर्डन उनके ऊपर आ रहा था। वाई? बिकॉज जो ओनर था लैंड का उसको पता था 89% तो जाना है ब्रिटिश के पास। तो उसके पास क्या होता था, उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था अपने पास, तो वो क्या करता था, वो किसानों को पगार नहीं देते थे। जब किसानों के पास पगार नहीं होगी, खाने पीने को कुछ नहीं होगा, तो वो उधार लेने को मजबूर हो जाता था। जब वो उधार लेता था तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता था। अब वो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाते थे बिकॉज इंटरेस्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होती थी। इस वजह से उन लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अल्टीमेटली जो सफ़र कर रहा था वो कौन था? फार्मर। ठीक है। और जो मैक्सिमम बेनिफिट था वो किसके पास जा रहा था? ज़मींदार के पास जा रहा था। क्यों? बिकॉज देवर बिकमिंग दी ओनर्स। ओनर्स तो थे ही वो लैंड के, कहीं ना कहीं जो शेयर ले रहे थे, साथ में वो जो किसानों के ऊपर कर्ज चढ़ाई जा रहे थे किसी ना किसी तरह, वो उनको किसी ना किसी तरह से स्पॉइल कर रहे थे। ठीक है। तो अल्टीमेट बेनिफिट ज़मींदारों को हो रहा था। ठीक है। एंड देन इसके बाद उसने बताया कि कंपनी जो थी, एज द कंपनी कुड नॉट क्लेम ऑन द इंक्रीज्ड इनकम ऑफ जमींदार्स एज दे हैड फिक्स्ड इट परमानेंटली, दे डिसाइडेड नॉट टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम इन न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहते हैं कि अब ज़मींदार की इनकम तो बढ़ रही थी क्योंकि वो किसी तरह से लोगों को उधार के लिए मजबूर कर रहे थे, है ना, उनको पगार ही नहीं देते थे, उनकी सैलरी नहीं देते थे। तो वो ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि ज़मींदार चालाकी कर रहे हैं और उनकी पगार तो बढ़ती जा रही है। अब वो उस पर तो क्लेम कर नहीं सकते थे क्योंकि देवर ऑलरेडी गेटिंग 89% शेयर। तो इसलिए उन्होंने ये सिस्टम ही बंद कर दिया। जो नए नए जहाँ पर चल रहा था ज़मींदारी सिस्टम, वहाँ पर चल रहा था वही सिस्टम, बट जो नई जगहें थी, जो भी उन्होंने नई टेरिटरीज कॉन्कर करनी शुरू की, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया। एक नया सिस्टम लेकर आए, वो रियोतवाड़ी सिस्टम। रियोतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि जो आपने लैंड पर प्रोड्यूस किया है ना, उसके बेसिस पर नहीं तुमने रेंट देना, उसके बेसिस पर टैक्स नहीं पे करना, पे करना है ऑन दी बेसिस ऑफ दी प्रोडक्शन, मतलब पोटेंशियल ऑफ द सॉइल। आप जितनी आपकी उपज हो सकती है उस बेसिस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब इस केस में सोचो होता क्या था उस टाइम पर। जैसे मान लो मेरे पास एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर पोटेंशियल है कि इसमें 1 क्विंटल वीट उग सकती है बड़े आराम से। ठीक है। ये मेरा एक एग्जाम्पल है कि 1 क्विंटल उस पर वीट उग सकती है। तो मेरे को टैक्स किस हिसाब से पे करना पड़ेगा? 1 क्विंटल वीट के हिसाब से, क्योंकि मुझे रियोतवाड़ी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल के हिसाब से देना है। बाद में चाहे मेरी उपज चाहे आधी हुई हो, 1 क्विंटल से हाफ हुई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी उपज हो सकती है उस हिसाब से मुझे टैक्स देना पड़ता था। तो उस टाइम पे अगर देखो ड्रॉट्स हो जाते थे, ठीक है, वहाँ पे पानी की कमी हो जाती थी या बारिशें नहीं आती थी, तो उपज होती ही नहीं थी, बट उनको फिर भी टैक्स देना पड़ता था अपना, मतलब जो भी उनका रेंट देना पड़ता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये सिस्टम ज़मींदारी सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। यहाँ से एक क्वेश्चन एमर्ज होता है कि किसने ये इंट्रोड्यूस किया था? ये थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। और ये बॉम्बे एरिया के अंदर भी आ गया था, साउथ इंडिया का सारा एरिया रियोतवाड़ी सिस्टम से ही चल रहा था। ठीक है। और इसके अंदर जो रियोत्स था वो किसको कहा जाता था? जो कल्टीवेटर होते थे, जो लैंड पर काम करते थे, उन लोगों को रियोत्स कहा जाता था। ठीक है। और कल्टीवेटर से डायरेक्टली जाके वो रियोत्स से जाके सरकार पैसे ले लेती थी और ये बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात थी। फिर हमारे पास महलवाड़ी सिस्टम आया। ये ज़मींदारी सिस्टम का ही एक मॉडिफाइड वर्जन था, बिल्कुल वैसा ही था। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, होल्ट मैगजी ने किया था। ये 1822 में हुआ था। कौन कौन से एरियाज़ में हुआ था ये भी आ सकता है क्वेश्चन, जैसे पूछा जा सकता है पंजाब में कौन सा सिस्टम था उस टाइम पर लैंड रेवेन्यू का, तो यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम का नाम लिया जाएगा। अब इसमें क्या होता था, इसमें एक पर्सन से या एक कल्टीवेटर से जाके पैसे नहीं लिए जाते थे। इसमें विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस बना दिए जाते थे। जैसे 4 विलेज इकट्ठे मिलकर अपना सारा लैंड का पेमेंट करेंगे रेवेन्यू की, तो उसको जो 4 विलेज मैंने इकट्ठे कर दिए उसको मैं महल कहती थी उस टाइम पर। ठीक है। महल का नाम दिया जाता था। और जितने भी विलेजेस होते थे वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते थे इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए, मतलब मिलकर उनको पैसे देने पड़ते थे। कहीं ना कहीं जो महलवाड़ी सिस्टम था ये भी पीजेंट्स के लिए बहुत बुरी बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मनी लेंडर्स थे वो कर्ज जो ले रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल ज़मींदारी सिस्टम जैसा था। ज़मींदारी सिस्टम में भी कर्ज के अंदर डुबोई जा रहे थे वो फार्मर्स को, इस सिस्टम के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये ग्रुप ऑफ विलेजर्स से लिया जाता था, ग्रुप ऑफ विलेजेस से लिया जाता था, और वो इंडिविजुअल
पीजेंट्स या इंडिविजुअल जो ज़मींदार होते थे, जो ओनर होते थे, उनसे लिया जाता था। ठीक है, ये हमारे 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। देन हमारे पास ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। अब कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है? जो व्यापार के लिए यूज़ की जाती हैं। एक होती है हमारी जीने के लिए जो हमें ज़रूरी होती है, जैसे मुझे लगता है कि मुझे वीट चाहिए, चावल चाहिए, मैं उसकी खेती करूँगी, जो मुझे खाने पीने की चीज़ें चाहिए, बट यहाँ पर वो खेती नहीं करने देते थे। यहाँ पर कहते थे कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे कि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। यहाँ पे थर्ड लाइन में लिखा है, द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग कोर्सिव मेथड्स टू प्रोक्योर गुड्स विच वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। जो यूरोप में बहुत ग्रेट डिमांड में थी चीज़ें, वही बनाने को कहते थे, ताकि वो उनको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें और वहाँ से पैसा कमा सकें। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल बहुत सस्ते दामों पे लिया जाता था और इंग्लैंड वाले एरिया में बेच दिया जाता था। मतलब अपनी एरिया में वो बहुत सस्ते दामों में चीज़ें बेचते थे। ठीक है, द फिनिश गुड्स वर ब्रॉट बैक इन इंडिया एंड सोल्ड एट हाई प्राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट। अब इंडिया के अंदर वही चीज़ें बेची जाती थी, बट वही चीज़ें बहुत महंगे दाम पे बेची जाती थी। अपने एरिया में वो बेचते थे सस्ते दामों में, इंग्लैंड में बेचते थे, बट हमारी कंट्री में ही बहुत महंगी बेचते थे। ये जो लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, द कंपनी फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक, जहाँ से पैसा अर्न हो सके, इंडिगो, कॉटन, ओपियम, नशा होता है ये। इंडिगो एक तरह की डाई होती है ब्लू कलर की, पेपर, ये जिसे काली मिर्च बोलते हैं, टी, शुगर केन, एंड उनको कंपेल करते थे कि वो सिल्क वॉर्म की भी प्रोडक्शन करें, सिल्क वॉर्म रेज करें। मतलब जो सिल्क जिससे प्रोड्यूस होती है, आपने देखा होगा रॉ सिल्क बनाना चाहते थे वो, तो उसकी भी लिए भी प्रोड्यूस करने के लिए उनको मजबूर करते थे। ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि ओपियम को स्मगल किया जाए और चाइना में बेचा जाए। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसी तरह इंडिगो, जो नील कहा जाता है जिसको, वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में चाहिए था ह्यूज अमाउंट में। जो ब्रिटेन में टेक्सटाइल था, मतलब कपड़ों के जो इंडस्ट्रीज चलती थी, वहाँ पर नील की रिक्वायरमेंट थी, तो सारी नील डाई जो होती थी वो यहाँ पे उगाई जाती थी। तो इसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया, क्योंकि वो सब कुछ वही उगा पा रहे थे जो उनको कहा जाता था, और वो अपनी पसंद की चीज़ नहीं उगा पाते थे। अब यहाँ पे क्या था कि जो शुगर थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वेस्ट में, और अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियंस टू सेट अप शुगर प्लांटेशंस इन इंडिया। अब शुगर की डिमांड बढ़ रही थी वेस्ट वाले एरिया में, तो इस वजह से यूरोपियंस यहाँ पर आ गए और उन्होंने शुगर प्लांटेशन, मतलब जो शुगर केन की प्रोडक्शन थी वो स्टार्ट कर दी यहाँ पर। फार्मर्स को जो गुड़ बनाते थे अपनी लोकल रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब खाने के लिए, चीनी नहीं होती थी, गुड़ की प्रोडक्शन की जाती थी, उनको फोर्स किया गया कि वो थिकन शुगर केन जूस बनाए शुगर फैक्ट्रीज़ के लिए और सस्ते दामों पे उनको बेचे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। कौन कौन सी कमर्शियल क्रॉप्स किस किस एरिया में उगाई जाती थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जैसे आपको पूछा जा सकता है पंजाब के एरिया में कौन सी थी, तो यू कैन आंसर ओपियम थी। या टी कहाँ होती थी, तो ऑब्वियसली असम, वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज़ में होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उस टाइम फार्मर्स की कंडीशन क्या थी। देखो फार्मर की किस्मत तो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है, पानी पर, हवा पर, ये सब चीज़ें उनको चाहिए होती है क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए। पर उस टाइम पर फ्लड, ड्रॉट्स, फेमाइन, मतलब भूखमंगी, ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। ठीक है, और इंडियन फार्मर्स जो थे उनके ऊपर कर्ज के अंदर डूबे हुए थे वो लोग। ठीक है, डेट्स बहुत ज़्यादा थे, दैट मीन्स उधार, उनके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देना पड़ता था। उनकी जो लाइफ थी बहुत मिजरेबल हो गई थी, बहुत बुरी कंडीशन में थे, काफ़ी गरीबी में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे। काफ़ी जो लोग अपने लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, अर्न ही नहीं कर पा रहे थे कुछ, उन्होंने अपना लैंड गवा दिया। फिर ज़मींदार हड़प लेते थे उनकी लैंड, क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाते थे, कर्ज नहीं चुका पाते थे, और इसीलिए वो लैंडलेस लेबरर्स बन गए थे। ठीक है, अब वो कहीं पर भी काम करते थे, फैक्ट्रियों में भी अगर काम करते थे, ब्रिटिशर्स की होती थी, तो वहाँ पे बहुत कम पगार पर काम किया करते थे। अब जो ये कंडीशन थी फार्मर्स की, ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। इस वजह से फार्मर्स ने बगावत करने का सोचा। काफ़ी सारी ये एट्रोसिटीज़, मतलब जो दुख भरे हालात उन पर थे, डिप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन, जो उनके साथ बर्बादी की जा रही थी उनकी,
उनकी जब सर्टेन लिमिट हो गई तो ये आउटब्रस्ट हो गया, मतलब ये एक गुब्बारा फट गया था उस टाइम पर, और इसको हमने रिवोल्ट का नाम दिया या रेबिलियन का नाम दिया। इसका मतलब बगावत कर देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो गए थे उनके ऊपर, बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर कंडीशंस थी उनकी उस टाइम पर। तो अब उन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजंस, कैसी कैसी उनके साथ प्रॉब्लम्स होती थी। पहले लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी, ठीक है। फिर उनको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई, जैसे जितने भी, जैसे उनसे पैसे नहीं उनको देने टाइमली, उनसे लिवलीहुड के सोर्सेज जो उन खाने पकाने के लिए वो चीज़ें उगाते थे उससे वो भी छीन लिया। लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स जो उनके ऊपर कर्ज थे और जो कर्ज में डूबे हुए लोग थे, इनडेटनेस जो थी वो सारी, और उनको अपने ही गांव से निकाल दिया जाता था, अपने लैंड से मतलब डिस्प्लेस कर दिया जाता था। ये सारी जो समस्याएं थी, ये आप 4 रीजंस अगर कोई ब्रीफ में पूछ ले कि फार्मर्स का क्या कारण था रिवोल्ट करने का, तो ये 4 कारण आप दे सकते हो, ये ब्रीफ में बताए गए हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए। तो इसकी वजह से रिवोल्ट हो गया, और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुआ था 1857 में, तो उसका ये कारण एक ये भी था, बिकॉज फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ था, 1930 में किसान सभाज बनानी शुरू की थी, जो पीजेंट्स के लिए जिन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की थी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ डू यू नो में पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, 8th क्लास के सिलेबस के हिसाब से इतने ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ऑल्दो कभी फ्री टाइम में रीड आउट किया जा सकता है। कलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी, अब यहाँ पे पहले रूरल एरिया का बता दिया हमने कि क्या हालत थी वहाँ पे, पीजेंट्स का क्या किया। अब ट्राइबल सोसाइटी का क्या किया इन्होंने, ये हमने बताना है। देखो, रूरल एरिया में जो नुकसान हुआ फार्मर्स का, उसकी वजह से किसान सभा का आप नाम ले सकते हो, वो ऑर्गेनाइज होनी शुरू हुई, और साथ में रिवोल्ट ऑफ 1857 तो हो ही गया था। साथ में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कलोनियलिज्म और ट्राइबल सोसाइटी का क्या हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे उसको। उनका नेक्स्ट टारगेट था ट्राइबल्स, जो अपने डीप फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे, वो लोग अपने जीने जो योग वो सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते थे, ठीक है। वो फॉरेस्ट को अपना घर मानते थे वो लोग। बट यहाँ पर भी वो अब क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो उनका एरिया भी ऑक्यूपाई कर लें, क्योंकि उनको लैंड चाहिए था, फॉरेस्ट काट के वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी, वहाँ पे कल्टीवेशन करानी उन्हीं लोगों से। तो ये सब उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। ट्राइबल लाइफ में क्या हुआ था, ऑलमोस्ट एवरी ट्राइब हैड ए ट्राइबल चीफ, उनका एक मतलब हेड होता था ट्राइबल का। बट अंडर द ब्रिटिश रूल क्या हुआ था, चीफ जो होते थे उनकी सारी पावर खत्म हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो लोग क्या करते थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एक जगह वो रहते थे थोड़ी देर, वहाँ पे चीज़ उपजाऊ करते थे, वहाँ पे चीज़ उगाते थे, उसके बाद वो लैंड को खाली करके ही दूसरी चीज़ उगती थी। तो वो लैंड एकदम से नहीं हम दूसरी चीज़ उसके ऊपर उगा सकते हैं, हमें थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम देना पड़ता है सॉइल को। तो हम फिर वो क्या करते थे, ट्राइबल्स दूसरे एरिया में चल जाते थे, दूसरी जगह पर थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर जाके दूसरी चीज़ उगा लेते थे। इसको बोलते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ब्रिटिशर्स को ये नहीं चाहिए था, ठीक है। उन्होंने जितने भी फॉरेस्ट लॉज थे, जो कानून उन्होंने बनाए हुए थे अपने, जो ट्राइबल चीफ थे उन्होंने बनाए थे, वो सारे के सारे चेंज कर दिए थे। सारे के जो काफ़ी सारे फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उन्होंने कह दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ब्रिटिशर्स कहते ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और यहाँ पे उनको सिर्फ टिम्बर उगाना है। टिम्बर क्या होता है, एक वुड होती है जिसकी वजह से जिसके थ्रू हम फर्नीचर वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सभी ट्राइबल्स को फिर वो एरिया छोड़ने पड़े जहाँ पर उनको टिम्बर उगानी थी। दिस क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ लेबरर्स टू कट ट्रीज फॉर द रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए भी ट्राइबल लोग तो यहाँ से चले जा रहे थे जंगल छोड़ छोड़ के। तो यहाँ पे अब क्या किया कि उन्होंने ट्रेडर्स ने या मनी लेंडर्स ने, उन्होंने इस सिचुएशन की भी एडवांटेज उठाई। उन्होंने ट्राइबल्स के पास गए और उनको कैश लोन देने शुरू कर दिए, ठीक है। और उनको बोला कि तुम कैश लोन, मतलब कि उनको उधार देने शुरू कर दिए। उधार देना मतलब क्या है कि कल को उनसे पैसे मांगने भी है। जब ये बात उनको बताई नहीं जाती थी कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि अनपढ़ होते थे लोग, उनको पता नहीं होता था। कर्ज में उन लोगों को ज़बरदस्ती डुबो लेते थे, बाद में उनका फ़ायदा उठाया करते थे, और उनको उनसे काम कराया जाता था लो वेजेस पे, क्योंकि उनके पास अब इतने सारे अगर ट्रीज़ काटने हैं, इतनी सारी कल्टीवेशन करनी है, तो ब्रिटिशर्स को लेबरर चाहिए थे। तो उन्होंने सोचा हम ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं उन्हीं से करवा लेते हैं। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बताया है कि ट्राइबल्स की लाइफ का एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, लेट अस टेक द केस ऑफ संथल्स ऑफ हजारीबाग। यहाँ पे क्या हुआ था,
ये जो संथल्स थे ये क्या करते थे, सिल्क वॉर्म्स बनाते थे कैकून्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जब सिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो सिल्क प्रोडक्शन भी इन्हेंस करनी शुरू कर दी थी, मतलब सिल्क की उपजाऊ बढ़ाना चाहते थे। जो ट्रेडर्स थे, एजेंट्स थे, मिडल मैन थे, जितने भी लोग बीच में थे, वो सारे ग्रोअर्स के पास आ गए, उनको कैश लोन दिए, ठीक है, और उनसे सारे कैकून ले लिए, ठीक है, उनको कैश दे देते थे कि उधार तुम बाद में चुका देना हमें। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने, आप हैरान होंगे सुन के कि क्या करते थे वो, 1000 कैकून्स के लिए सिर्फ 3 रुपये उनको देते थे, और जहाँ पर बेचते थे 5 टाइम्स मोर दाम पे उसको बेचते थे, मतलब एक तरह से 15 रुपये के दाम से उसको बेचते थे। व्हेन द ट्राइबल ग्रुप्स केम टू नो अबाउट द रियलिटी, जब, क्योंकि वो बेचारे अनपढ़ थे, उनको पता नहीं था, पर जब उनको सच्चाई का पता लगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, और उन्होंने उन ट्रेडर्स को अपना दुश्मन मान लिया था। वो सोचते थे ये हमारे दुश्मन है, ठीक है। वो अपने, उन्होंने घर छोड़ दिए, ठीक है। उन्होंने जो कंट्रैक्टर्स की तरह काम कर रहे थे बेचारे, टी प्लांटेशन जहाँ पे की जाती थी, जहाँ पे पत्ती उगाई जाती थी, वहाँ पर काम करने लग गए। वहाँ पे भी उनको बहुत नीचे की लो वेजेस दी जाती थी, और उनको घर भी नहीं जाने दिया जाता था। इवन जो कोल माइन वर्कर्स थे, जो कोयले की खानों में काम करते थे, जो, उनकी भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसके कंडीशन में। और यहाँ पे फैक्ट्रीज़ में भी काम कराया जाता था उनसे, और बहुत ही हार्श कंडीशंस में कराया जाता था। अब ट्राइबल लोग भी परेशान हो गए थे, सारे के सारे जो उनके घर छीने गए थे, तो यहाँ पे उन्होंने ट्राइबल रिवोल्ट्स भी स्टार्ट हो गए थे। ट्राइबल रिवोल्ट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसमें आपको अलग अलग एरियाज़ के जो जहाँ पे ट्राइबल लोग थे, जिनके नाम थे, जैसे इन्होंने बताया खसीस, जो खसीस थे वो कहाँ पे थे, वो खासी हिल्स में होते थे, नॉर्थ वेस्ट असम के। तो ये आपको नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, जिसमें आप लिखोगे रिवोल्ट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स, हेडिंग डालोगे, और लिखोगे खसीस, एरिया लिखोगे उसका, और फिर उसमें लिखोगे ईयर कि कौन सा ईयर था, या लीडरशिप का एक और कॉलम बना लो, तो लीडरशिप किस में क्या थी, ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं। खसीस वालों के बारे में इन्होंने बताया है, और इसके अलावा इन्होंने बताया है कुकीज़ के बारे में, खोंड, संतल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, इन सब ने अपनी अपनी तरह से रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे जो कुकीज़ थे हिली एरियाज़ में मणिपुर के, उन्होंने भी ब्रिटिश टेरिटरी को अटैक किया। कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, ट्राइबल कौन सा था, ग्रुप कौन सा था, ट्राइबल ग्रुप, देन एरिया कौन सा था, देन ईयर कौन सा था, और हेड कौन सा था। हेड मतलब कोई लीडर अगर उनका नाम है फेमस तो। अगर मैं संथल्स की बात करूं तो वो बेचारे भी बड़े ज़्यादा परेशान हो चुके थे ट्रेडर्स की वजह से, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो उम्मीद रखते थे कि वो हमें बचाएंगे, बट किसी ने कुछ नहीं किया था। तो संथल्स ने भी रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है कि हम नहीं काम करेंगे, मतलब इस तरह से अगर आप मना भी करते हो तो वो भी एक तरह का रिवोल्ट होता है, ठीक है। सिद्धू और कान्हू मुर्मू के अंदर उन्होंने रिवोल्ट किया था। अब ये मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर थे, इन्होंने भी कोलारियन ट्राइब जो थी उसको ज्वाइन कर लिया था, और ये भी, इन्होंने भी किसी तरह से, एक यहाँ पे बिरसा मुंडा था, एक यंग लड़का था, वो एक ट्राइबल्स का हीरो बन के आगे आया था। उसने लोगों को कहा था कि वो इस तरह से काम ना करें। ही अर्ज देम टू कंटिन्यू टू वर्क ऑन देयर ओन लैंड टू अर्न देयर लिविंग एंड नॉट टू मूव अवे। वो चाहता था कि आप लोग लैंड छोड़ के मत जाओ, आपको अगर ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे हैं, डोंट लीव द लैंड, यू हैव टू वर्क ऑन द सेम लैंड, ठीक है। वैसे ही बिरसा मूवमेंट थी, उसी ने बिरसा मूवमेंट चलाई। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन था, मतलब एक तरह से वो रेवोल्यूशन लेके आना चाहता था, चेंज लेके आना चाहता था ट्राइबल सोसाइटी में। तो उसने बिरसा मूवमेंट जो थी वो पॉपुलराइज की। वो लोगों को क्या कहता था इसके अंदर कि ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, जो पुरातन समय से लैंड सिस्टम चला रहे हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, ब्रिटिशर्स आके उसको खराब कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से वो रिवोल्ट करता था तो ब्रिटिशर्स उसको जेल में डाल देते थे। 2 साल तक उसको जेल में डाला। फिर जब वो जेल से छूट के आया, उसने फिर लोगों को बोला, ट्राइबल्स को बोला कि ज़मींदारों पर अटैक करो या उनके अंडर काम मत करो, ठीक है। और उसने वाइट फ्लैग को भी यूज़ किया था, और एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज। फिर उसके बाद 1900 तक ये काम चला, मतलब 5 ईयर्स। 1895 पे देखो स्टार्ट हुआ बिरसा मुंडा का काम, और 1900 तक ये चला, एंड विद द डेथ ऑफ बिरसा ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो वन वे और अदर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ट्राइबल एरियाज़ में क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए थे। अब कॉलोनियलिज्म की वजह से क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लोगों की मेन ऑक्यूपेशन थी उस टाइम पर।
बट कहीं ना कहीं वो भी सब ख़त्म कर रहे थे, वो अपनी तरफ की करवाते थे उनसे कल्टीवेशन, ठीक है। उनका हैंडीक्राफ्ट सिस्टम जो हाथों से चीज़ें बनाते थे वो सारा ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर मेटल वर्क की डिमांड हो गई थी। आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, ये सारी चीज़ों की डिमांड थी, तो वो चाहते थे कि यही सब चीज़ें प्रोड्यूस की जाए। 17th सेंचुरी के अंदर ट्रेड विद यूरोपियन नेशंस इंडिया के साथ फेवर में था। हमने बहुत सारी कॉटन, सिल्क, फैब्रिक, स्पीसीज जो हमारी थी, हमारे मसाले वगैरह, ये सब हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए बाहर, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द कंपनीज पॉलिसी लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स। हमारी सारी चीज़ें, कोटेज इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे घरों में लोगों ने कामकाज शुरू किया हुआ था। आर्टिशियनशिप मतलब कला बहुत कला का केंद्र माना जाता था भारत को। यहाँ पे इतनी अच्छी कला होती थी, लोगों के हाथों में हुनर होता था, वो सब खत्म हो गया था, क्योंकि लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो वही काम करें जो ब्रिटिशर्स चाहते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री बचाने के लिए इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वर डिस्ट्रॉयड, ये इसको ख़त्म कर दिया गया था। हैवी ड्यूटी लगा दी जाती थी इंडियन गुड्स पर, अगर कोई प्रोड्यूस भी करता था। हैवी ड्यूटी का मतलब हाई टैक्सेस उनसे चार्ज किए जाते थे। फिर वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश मेड आर्टिकल्स होते थे वो ही बेचने हैं यहाँ पर वो भी बहुत महंगे दामों में बेचे जाते थे। चेंजेस इन द ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी फोर्स द इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशियंस टू गिव अप देयर ट्रेडिशनल लिवलीहुड। अब ये चेंजेस आ गए थे तो सबने अपना अपना जो हुनर था, सबने अपना अपना काम छोड़ दिया था। और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी 1760 से 1830 तक ब्रिटेन की या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो हमारी कंट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देकर गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जो हमारी अपनी इंडस्ट्री थी, हमारी पुरातन कला थी, हमारा काम था, उसको सबको ख़त्म कर गया। उस वर्ड को बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप बताओगे कि वो अपनी तरह की क्रॉप्स उगवाते थे, अपनी तरह के मेटल वर्क करवाते थे, अपनी उनको कॉटन इंडस्ट्री चाहिए थी, इसलिए उन्होंने हमारी सारी इंडस्ट्री बंद कर दी, अपने ही गुड्स वो प्रमोट किया करते थे, हमारी आर्टिशियनशिप वगैरह उन्होंने ख़त्म कर दी थी। इस वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी। अब जो इसके बाद सवाल ये उठता है कि अब इंडिया के अंदर क्या हुआ, कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई थी। देखो ये इसके बाद हमारे पास बेटा जो चाय थी, टी जिसको कहते हैं, वो बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री बन गई असम की, ठीक है, बंगाल और साउथ इंडिया की। इंडिया इतना ज़्यादा इस सेक्टर में आगे चला गया था कि सबसे ऊपर मतलब इंडिया का ही नाम आता था टी की प्रोडक्शन में, और इंग्लैंड इसका बिगेस्ट बायर बन गया था, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती थी, कॉफ़ी, सिंचोना एंड रबर, ये तीन और इंडस्ट्रीज यहाँ पर चल गई। इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, जूट, आयरन, स्टील डेवलप्ड एट ए फास्ट रेट, ये वाली भी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हाई रेट पर चलने लग गई। रेलवेज़, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो मर्ज़ी हो, ब्रिटिशर्स सब कुछ करके गए बुरा इंडिया में, रेलवेज़ हमें एक अच्छी गिफ्ट देकर गए हैं, वो उनकी वजह से रेलवेज़ आई या हमें पक्का रोड सिस्टम मिलना शुरू हुआ। उसकी वजह से अब रेलवेज़ आई तो कोल की डिमांड भी बढ़ गई, आयरन स्टील की डिमांड भी बढ़ गई। तो इस वजह से जो भारत में जमशेदजी टाटा थे, जमशेदजी टाटा वॉज ए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्ट की। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था क्योंकि ब्रिटिशर्स को टक्कर देने का काम था। विद द पासेज ऑफ टाइम यहाँ पे सीमेंट, केमिकल, शुगर इंडस्ट्रीज भी बननी शुरू हो गई, ठीक है। हमें बाहर से मशीनरी भी हम मंगवाने लग गए, और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद ही हमने बेसिक जो इंडस्ट्रीज़ थी वो प्रायोरिटी उनको देनी शुरू की थी, ठीक है। यहाँ पे सिंचोना प्लांट्स के बारे में बताया गया है, जो ऊपर एक वर्ड हमने पढ़ा था। बिसाइड्स दैट यहाँ पे इन्होंने एक कंपैरेटिव टेबल दिया हुआ है वेरियस लैंड रिफॉर्म्स सिस्टम का, जो इंडिया में आए थे। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम जो था, ज़मींदारी किसने इंट्रोड्यूस किया, ईयर कौन सा था, एरिया। एसएसटी में हम हिस्ट्री लर्न करनी हो तो दिस इज़ द बेस्ट वे, टेबुलर फॉर्म में। जैसे मैंने आपको अभी बोला ट्राइबल एरिया का आपने याद करना है, तो आप ऐसे ही कॉलम्स बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे कौन सा ट्राइबल ग्रुप था, कौन सा एरिया था, कौन सा ईयर था, ठीक है। आप साथ में लिख सकते हो कौन सा लीडर था उनका, अगर आपने मेंशन करना है तो, ठीक है। रियोतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ये एक अच्छा वे होता है लर्न करने का। और जब आप खुद अपने हाथों से सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छे वे से लर्न हो जाता है। दिस वॉज ऑल विद दिस चैप्टर, और मे बी आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या इस चैप्टर में एक्चुअली क्या कहा गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड कमेंट।